गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कंडक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही कंटिन्यूशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 19 होगा। तो हम चैप्टर 2 में हैं। चैप्टर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हैं। तो हम देखो, मैं ये मेंशन बार बार कर रहा हूँ कि ये चैप्टर 2 है। और मैंने वैसे बताया था कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आता है। तो मैं मेरा जो टॉपिक है वो तो कंडक्टर है। तो कंडक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं कहाँ पे, कौन सी चैप्टर पे, विथ रेस्पेक्ट टू विच चैप्टर। तो चैप्टर 2। और मैंने बताया था कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ पे जो चार्ज होगा, चार्ज इज नॉट इन मोशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो हम कंडक्टर्स के बारे में कुछ जानेंगे। इस हमारा टॉपिक तो ये है, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम चैप्टर 2 में कंडक्टर को पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वहाँ पे एक जो सोर्स होगा तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जो सोर्स होता है वो एक चार्ज होता है विच इज नॉट इन मोशन। मतलब अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कंडक्टर के। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 3 में हम फिर से कंडक्टर को स्टडी करने वाले हैं। बट वहां पे क्या होगा, वहां पे इस कंडक्टर में चार्ज जो होगा वो फ्लो करेगा, फिर करंट जनरेट हो जाएगा। तो मैं तो चैप्टर 3 में हूं नहीं, चैप्टर 2 में कंडक्टर को एनालिसिस करने वाला हूँ। तो कंडक्टर के बारे में इन डिटेल से एनालिसिस करूंगा यहाँ पे। बट कीपिंग इन माइंड कि ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के रेस्पेक्ट में डिस्कशन हो रहा है। जो भी हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के रेस्पेक्ट में डिस्कशन हो रहा है। मतलब मुझे ये याद रखना है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंडक्टर, तो कंडक्टर एक्चुअली काइंड ऑफ मटेरियल है। हमने बहुत सारे मटेरियल जो है वो डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि तुम्हें पता था कि इंसुलेटर है, कंडक्टर है, वो लोअर क्लासेस में तुम पढ़ चुके हो। यहाँ पे आके हमें इंसुलेटर मिलता है, कंडक्टर भी मिलता है, और एक मटेरियल है जो कि है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल भी मिलेगा। आगे जाके हमारे पास एक चैप्टर होगा, चैप्टर 14, जहां पे हम एक मटेरियल मिलेगा हमें जो है सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे कि मैंने मेंशन किया है ये चैप्टर 14 में हमें डिस्कस करना ही है। तो मैं यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं कुछ बताने वाला हूँ नहीं सेमीकंडक्टर के बारे में। एट द सेम टाइम मैं और एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ कि एक स्टेज ऐसे आएगा जब मैं चैप्टर में रहूंगा, वहां पे मुझे ओम्स लॉ का लिमिटेशन जब मैं डिस्कस करूंगा तब भी मैं स्लाइड डिस्कशन करूंगा सेमीकंडक्टर के बारे में। तो यहाँ पे मैं तुम्हें इन टर्म्स ऑफ मटेरियल में कुछ बता रहा था। तो तो मटेरियल के हिसाब से हमने देखा कि हमारे पास कंडक्टर हो सकता है, मटेरियल इंसुलेटर हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक्स होता है और सेमीकंडक्टर्स होता है। इंसुलेटर आर दोस बॉडीज व्हिच आर नॉट अलाउइंग, मतलब चार्ज हो या फिर हीट हो वो अलाउ ही नहीं करता। ठीक है, तो ये उस टाइप ऑफ मटेरियल है जिस जो पैसेज नहीं देता किसको, कोई चार्ज हो उससे चला जाए या फिर हीट हो उससे फ्लो कर जाए। ठीक है, फिर भी इंसुलेटर के बहुत ज्यादा यूजेस होगा, वो तुम्हें पता भी है। ठीक है, इंसुलेटर के बारे में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन है नहीं हमारे पास, बस डेफिनेशन मैंने ऐसे बताया। कंडक्टर और डायलेक्ट्रिक के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने कहा कि चैप्टर 14 में पूरा इलेबोरेटली इसको डिस्कस करना है मुझे। एट द सेम टाइम मैंने ये भी मेंशन की कि सेमीकंडक्टर जो है, जब मैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ चैप्टर 3 के बात कर रहा हूँ, अभी तो चैप्टर 2 में हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पे कुछ इसके बारे में मुझे बताना होगा। ठीक है, तब बताएंगे। तो अभी मैं सेमीकंडक्टर के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा। मैंने इंसुलेटर को सिंपल तुम्हें बताया कि इंसुलेटर आर दोज मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अलाउइंग और गिविंग पैसेज टू द फ्लो ऑफ करंट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो फिर डायलेक्ट्रिक क्या है, तो डायलेक्ट्रिक के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कंडक्टर किस टाइप के मटेरियल है पहले ये जान लेते हैं। कंडक्टर उस टाइप के मटेरियल है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पैसेज देता है। मतलब अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मान लो एक कंडक्टर है, तो इसके थ्रू हीट जो होगा, हीट होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो होगा, ठीक है, चार्ज इसमें फ्लो करके जा सकता है या फिर हीट इसमें फ्लो करके जा सकता है। तो इससे ये जो मटेरियल है ना, वैसे इसके बारे में तुम लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। इसका डेफिनेशन तुमने ऐसे कुछ बताया था कि कंडक्टर
बेसिकली मेटल्स जो है, मेटल्स आर ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। तो मेटल में क्या होता है, जो वैलेंस शेल होता है, जो आउटर शेल होता है, उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि फ्री है। तो कंडक्टर में क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मेरे पास मान लो मैं ऐसे कहूं कि इसके आउटर शेल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एटॉम के रेस्पेक्ट में इसको डिस्कस करूं, तो इसके आउटर, मान लो ये आउटर शेल, ठीक है, ये कहीं पे न्यूक्लियस है, बहुत सारा शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन लिखा बस तुम्हें समझाने के लिए कि ये दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। अगर ये एटॉमिक लेवल में बात कर रहा हूं, और ये मान लो ये कंडक्टर था, ये वाला चीज जो है मेरा कंडक्टर है, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। दिस इलेक्ट्रॉन इज, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, ये है फ्री टू मूव। तो फ्री टू मूव मतलब कहां चला जाएगा? नो, इट इज फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर के यहाँ पे ही ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये विद इन द कंडक्टर इसको अलाउ है, ये मूव कर सकता है। तो कंडक्टर जो है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दिस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। ठीक है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो सकते? मतलब तुम एटॉमिक लेवल पे बात करूं, तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता? ऑब्वियसली किया जा सकता है, बट कैसे करेंगे? एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा तुम्हें, है ना। अगर तुम एक्सटर्नली कुछ एनर्जी देते हो, तो दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर, तो वो फिर चला जाएगा, मतलब यहां से हट जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम क्या मुझे बता सकते हो, कोई वे तरीका बता सकते हो कैसे एनर्जी दे सकते हो? कैसे एनर्जी दे सकते हो? तो तुम एनर्जी कैसे दे सकते हो? एक तो चीज ऐसा हो गया, तुम हीट दे सकते हो, हीट कर सकते हो इसको इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हीट दे सकते हो। ठीक है, दूसरा दूसरा ऐसा हो सकता है कि तुम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास कंडक्टर है जिसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। ठीक है, मतलब वो कंडक्टर को छोड़ के तो नहीं जा रहा है, कंडक्टर के अंदर ही वो मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे हटाना है, रिमूव करवाना है, तो मुझे एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा। तो किस तरीके से दे सकते हो? मैंने दो एग्जांपल बताए, यहाँ पे सिर्फ दो एग्जांपल बताया। मान लो कि तुम हीट कर दो या फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। तो क्या मैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हूं? अब मैं तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हूं नहीं। मेरे चैप्टर का नाम क्या है? मैंने चैप्टर का नाम इकट्ठा दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब यहाँ पे जो एक्सटर्नल एजेंसी होगा वो क्या होगा? तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब तुम एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके ऐसे कर सकते हो, मूव करवा सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अब एक्सटर्नल एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कहूंगा एक्सटर्नली जो फील्ड होगा वो क्या होगा मेरे लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? इतना तक क्लियर है? क्या कहना चाहा मैंने? कंडक्टर जो है वो उस टाइप ऑफ मटेरियल है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पैसेज देता है। कंडक्टर वो उस टाइप ऑफ मटेरियल जिसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आउटर शेल में, वैलेंस शेल में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। और इस जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको तुम परमानेंटली रिमूव करना चाहते हो उसके आउटर शेल से, तो तुम्हें एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया, हीट हो सकता है या फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हूँ, तो यहाँ पे हम एक्सटर्नली जो फील्ड अप्लाई करने वाले हैं, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी जो देने वाले हैं, वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर है? तो देखो, अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है कि कंडक्टर का प्रॉपर्टीज। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, बट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर मैं जो जब डिस्कस करूंगा, तो मैं चैप्टर 2 में डिस्कस कर रहा हूँ। फिर से एक बार रिपीटेशन हो रहा है उस बात का कि मुझे ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी होगा यहाँ पे जो भी होगा कंडक्टर का। ठीक है, तो चलो कंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज है वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कंडक्टर के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज हमारे पास प्रीवियस नॉलेज से ही था, जो कि हमें पहले से पता था कि कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, उसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, दे आर फ्री टू मूव, वो हमें पहले से पता था। तो अब हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, माइंड इट विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, तो देखो पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें, तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो।
मैं लिख देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये खत्म हो गया शायद। तो देखो मतलब मेरे पास अगर कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, मान लो मैं एक स्फेरिकल टाइप ऑफ कंडक्टर ले रहा हूं, ठीक है, तो कहना चाहता है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली 0 होता है, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का ना तुमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया। तो तुमने अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया हुआ है ऐसे, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है। ये तुम्हारे पास एक्सटर्नल फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड है। अब ये कंडक्टर है, अब बात को समझने की कोशिश करो। ये कंडक्टर है तुम्हारे पास, तो इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, तो मैंने बार बार तुम्हें बताया कि यहाँ पे एक वर्चुअल तुम ऐसे कंसीडर कर लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है। वर्चुअली तुम ऐसे एज्यूम कर लो, क्यों? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये ई एक्सटर्नल इसका वैल्यू है। अब ऐसे तुमने अप्लाई किया हुआ ना, तो ये क्या है? ये कंडक्टर है मेरे पास, ये कंडक्टर है, तो इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये तो कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्टेड हो जाएगा, है ना। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्टेड हो जाएगा। कौन सा चीज? इलेक्ट्रॉन जो होगा ऐसे, ठीक है। और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तुम इसको ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस साइड में हो गया तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इस साइड में होगा, है ना। या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके इस साइड हटा देगा, है ना। क्लियर है? तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसका इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर? इसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा? इसके ऊपर इफेक्ट ये होगा कि ये इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है सबको एक साइड में, इस साइड में लेके आएगा, और जो पॉजिटिव चार्जेस है वो उस साइड चला जाएगा। ऐसे वाले सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ये होता है तुम्हारे पास पोलराइज, इसको पोलराइज किया एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, तो इसका अंदर एक, मैं ऐसे लिखूंगा इसको, इनसाइड, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना। क्लियर है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों जनरेट हो रहा है? ये इंड्यूस हुआ, इनसाइड लिखा मैंने, ये इसको इंड्यूस भी कह सकते हो। तो ये जो इंड्यूस हुआ क्यों हुआ? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब देखो तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हो रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना हो रहा है? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, ठीक है। तो देखो पहली बात तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया हुआ है, इस डायरेक्शन में है, और इसने अब इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऐसे ऐसे जनरेट हो रहा है, कहां पे? इनसाइड। इसका मतलब नेट क्या हो रहा है? ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, कुछ तो इसका इफेक्ट, मतलब एक्सटर्नल फील्ड का जो इफेक्ट है वो इसने खुद इंड्यूस करके कम करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्शन से पता चल रहा है, इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इंड्यूस का, और इसका इस साइड में है ना। क्लियर है? अब देखो जो प्रॉपर्टी मैंने कहा, इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, तो ये इसका ये प्रॉपर्टी ये फुलफिल करेगा। मतलब इसके पास इतना फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजता रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और बढ़ा। अब देखो मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन बढ़ा रहा हूँ, मतलब ये तुम्हें समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो साथ साथ ये पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ का जो ई इंड्यूस है उसका भी तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? इसके पास बहुत सारा, फिर से इसके पास बहुत सारा, ये क्या है? ये कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये क्या करना चाहता है? ये वाला प्रॉपर्टी भी फुलफिल करना चाहता है।
तो ये तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजता रहेगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेगा इस साइड में आएगा इस फील्ड की वजह से, उतना पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ रहा है, कोरस्पोंडिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, जिसको मैंने ई इंड्यूस नाम दिया, वो भी तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। तो देखो ये प्रॉपर्टी फुलफिल करने के लिए इस ई को तब तक इंक्रीज करता रहेगा, मतलब तब तक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऐसे सेपरेट होता रहेगा जब तक ई इंड्यूस जो है वो एक्सटर्नल का इक्वल ना हो जाए, तब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को इसे फुलफिल करना ही है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को इसको फुलफिल करना ही है। इसको कैसे दिखाया मैंने कि तुमने अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर भी दोगे ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कर भी दोगे, तब भी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर है। बस एक चीज यहाँ पे तुम याद रखना कि क्या हो रहा है, ये मेरे पास कंडक्टर था, कंडक्टर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जनरेट होता है, बट जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जनरेट होता है ना, वो बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास था ना, इसके वजह से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन बढ़ता, मतलब सॉरी एक्यूमुलेशन इस साइड में और इस साइड में बढ़ता रहा। इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो ई इंड्यूस है वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गया, जो तुम्हारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू तक पहुंच गया, और रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड में वो कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको तुम्हें याद रखना है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं तुम्हें पता चल रहा है, अब बार बार मैंने मेंशन किया। देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखो, electrostatic field is always perpendicular to the surface of the conductor। तो मैंने इस सेंटेंस को ऐसे लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर, कोई भी, लेट अस कंसीडर कि इस शेप का एक कंडक्टर है, ठीक है, क्लियर है। तो इस शेप का एक कंडक्टर है, मान लो यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है, तो इसका कोरस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अब कंडक्टर है तो मान लो चार्ज कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर हुआ तो फिर तो कुछ होगा नहीं इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में वैसे भी बात नहीं होने वाला है ना। तो मैंने कंसीडर किया ये जो कंडक्टर है वो चार्ज है। अब चार्ज है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, क्योंकि पहले वाला प्रॉपर्टी से हमें पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर होगा, मतलब सरफेस में चार्ज होगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ से मान लो मेरे पास जो स्टेटमेंट है, इससे ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना इस सरफेस से 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये अगर कंडक्टर है, ठीक है। अगर तुम ये कहते हो ये जो चार्ज कंडक्टर है, चार्ज इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि न्यूट्रल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट आता नहीं, ठीक है, इसलिए बार बार चार्ज कह रहा हूँ। तो ये जो कंडक्टर है, अगर तुमने कहा कि ये स्टेटमेंट मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और तुम कह रहे हो कि नो मैं नहीं मानूंगा। तो चलो देखते, तुम नहीं मानोगे मतलब तुम्हारा स्टेटमेंट ये है कि ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। यहाँ पे क्यों, तुम कहो कि ऐसे है सर, हो सकता है बट ऐसे नहीं होगा ना, यही तो मान रहे हो तुम। कहीं पे भी दे दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ऐसा है ऐसा, बस तुम ये नहीं मान रहे हो कि ये 90 डिग्री है, ये नहीं मान रहे हो, यही तो है, इसलिए तो क्रॉस लिखा मैंने। तो तुमने कहा कि कुछ भी हो सकता है बट 90 डिग्री मैं मानने वाला हूं नहीं। तो चलो तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे है ना। अब देखो ये जो एलिमेंट्री सरफेस इसके साथ एक एंगल हुआ है थीटा, मैंने कहा वो एंगल थीटा π/2 होना चाहिए, तुमने कहा कि नहीं होगा, तो इसलिए π/2 नहीं है, कोई सा भी एंगल है थीटा बना दिया सरफेस के साथ, है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसा है, ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका तो फिर दो कंपोनेंट्स रहेंगे, है ना। अब देखो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा, ये तो e cos थीटा होगा, और एक तो रहेगा पूरा परपेंडिकुलर e sin थीटा, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है e cos थीटा, ये सरफेस के साथ कैसा है,
टेंजेंशियल है, क्लियर है, ये सरफेस के साथ टेंजेंशियल, समझो बात को। अगर तुमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइन है, 90 डिग्री नहीं है, कोई अदर एंगल पे है, तब ये रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये रिजॉल्व हो जाएगा तो दो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट्स में ये जो कंपोनेंट है सरफेस के साथ टेंजेंशियल जो कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है देखो। अब तुमने कहा कि तुम्हारे पास इस सरफेस में चार्जेस तो है, ये तो चार्ज है, पूरे सरफेस में चार्ज है। अब देखो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह काम कर रहा है, किसके लिए, इस चार्ज के लिए। यहाँ पे इस सरफेस पे बहुत ज्यादा चार्ज है ना, पूरा कंडक्टर तो चार्ज हो जाएगा, कंडक्टर है ना, पूरा कंडक्टर ही चार्ज है। तो यहाँ पे जो चार्ज है, मान लो मैं क्यू लिख रहा हूँ, ये एक चार्ज है और यहाँ पे ऐसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो, ये टेंजेंशियल वाला, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको धक्का मारेगा ना, मूव कर जाएगा, समझ रहे हो ना। चार्ज यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स इसको मिलेगा, ये मूव कर जाएगा। अगर ये मूव कर रहा है मतलब चार्ज जो है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव करेगा तो फिर तो करंट जनरेट हो जाएगा। बट हम जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो, अगर मेरे पास कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में टिल्ट है, कोई से भी एंगल थीटा में, नॉट π/2, थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2, तो इस केस में टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, जो नियर बाई चार्जेस है सरफेस में उसको फोर्स देगा और वो वाला चार्ज मूव करेगा, और मूव करेगा तो करंट जनरेट होगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। मैं बार बार इसलिए स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के रेस्पेक्ट में जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में यहाँ पे चार्ज तो मूव कर ही नहीं सकता, मतलब बस चार्ज यहाँ पे सरफेस खड़ा हुआ होगा, ये चार्ज है, चार्ज जो है मतलब वो ऐसे ही है, वो मूव नहीं कर रहा, इसके सरफेस पे है ना। तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आर्बिट्ररी कोई एंगल बना नहीं सकता, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ही होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा सरफेस के साथ, 90 डिग्री करना। तो ये इसका प्रॉपर्टी है, क्लियर है, आई होप कि क्लियर हुआ। अब देखो, आई होप क्लियर हुआ, फिर भी एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट कर लोगे तो उस दो कंपोनेंट का एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो सरफेस के साथ टेंजेंशियल होगा, और उस फील्ड की वजह से सरफेस में जो चार्ज है उसको फोर्स मिलेगा और वो मूव करेगा। तो मूव तो नहीं कर सकता क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, करंट जनरेट नहीं हो सकता यहाँ। तो देखो यहाँ पे मैं चैप्टर 1 का फिर से रेफरेंस दे रहा हूँ। चैप्टर 1 में 1.26a, ये मैंने उस वाले वीडियो में उसका रेफरेंस दिया जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने पढ़ाया तुमको, तब मैंने यहाँ पे इसके बारे में रेफरेंस दिया, और एक वीडियो में भी मैंने रेफरेंस दिया कि कुछ कुछ चीजें हैं जिसका आंसर मैं यहाँ पे देने वाला हूँ नहीं, जब कंडक्टर में पढ़ा दूंगा तब इसका आंसर मैं दूंगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, मुझे तो याद है, मुझे पता है कब इसका आंसर देना है, तो दिस इज द राइट टाइम। तो वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ डायग्राम्स थे, तुम्हें ये बताना था कि ये डायग्राम सही है या गलत है, ठीक है, तुम्हें बताना था कि ये जो डायग्राम्स है वो सही है या गलत है। तो बहुत सारे डायग्राम गलत थे, एक डायग्राम शायद सही था, मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। बट इस पहले वाला क्वेश्चन है जो ऐसा ऐसा है, ऐसा कंडक्टर है और लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे दिखा रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे करके देख लो तुम, हमारे पास किताब होगा एनसीईआरटी 1.26 बताया मैंने चैप्टर का। तो तुम समझ रहे हो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस ये तो एंगल जो भी कर रहा है, ये जो एंगल कर रहा है वो तो 90 डिग्री हो नहीं रहा है ना, तो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब तुम समझ गए हो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर गलत होगा, मतलब नहीं होगा, ये वाला डायग्राम गलत होगा, जहाँ पे इंक्लाइन करके ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई आर्बिट्ररी एंगल में है अदर देन 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है नहीं सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। आई होप कि तुमने चेक कर लिया। तो हमने अभी तक दो प्रॉपर्टी डिस्कस की। पहला प्रॉपर्टी ये था कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। फिर मैंने बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा, कंडक्टर के सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। नंबर 3 देखो, टोटल चार्ज प्रेजेंट inside the conductor is zero। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो कोई भी कंडक्टर हो इसके अंदर चार्ज होगा ही नहीं, कोई भी कंडक्टर हो
इसके अंदर चार्ज होगा नहीं। सिंपल सी बात है। अगर मैं मान लो एक सिमेट्रिकल बॉडी मान रहा हूँ, ये स्फीयर है, हैविंग रेडियस r है, ठीक है, तो तुम अंदर में चार्ज है कि नहीं ये निकालना चाहते हो। तुम अगर अंदर में चार्ज है कि नहीं ये निकालना चाहते हो ना, तो तुम मान लो यहाँ पे गॉसियन सरफेस तुमने ले लिया, हैविंग रेडियस स्मॉल r। गॉस लॉ मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हो तो गॉस लॉ फिर से देख लो। तो ये था मेरे पास कंडक्टर, ये वाला कैपिटल आर वाला रेडियस। तो मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, मतलब अंदर कोई मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, और ये गॉसियन सरफेस है मेरा, क्लियर है ना। ये क्या है, पहली बात तो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया और उससे गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया, और मैंने कहा कि टोटल फ्लक्स जो है वो इस सरफेस के लिए ई डॉट डी एस है और इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो ई अगर यूनिफॉर्म हो गया तो ई डी एस मान लो ये 0 डिग्री हो रहा है, ई डॉट डी एस, तो ये अगर 0 डिग्री हो रहा है मतलब देखो यहाँ पे 0 डिग्री के बाद आएगा ही नहीं एक्चुअली। अंदर में तुम कर रहे हो ना, यहाँ पे अंदर कर रहे हो ना, तो अंदर में तुम्हें पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 0 है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे इसको कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, अंदर के लिए तुमने इस सरफेस के लिए कर दिया ना। कंडक्टर तो ये था, ये था, तुम्हें देखना था कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में, इनसाइड द कंडक्टर में चार्ज 0 हो रहा है कि नहीं। तो तुमने इनसाइड में सरफेस ले लिया गॉसियन सरफेस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तुमने ये फॉर्मूला लिख दिया और तुम्हें ये निकालना है। बट तुम्हें पहले से ही पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है तो ये तो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट वो भी चला जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू 0 होगा, मतलब अंदर जितना भी चार्ज होगा होगा ही नहीं चार्ज। अगर तुम मेरे को ऐसे कह रहे हो ना कि सर मैंने अगर कोई चार्ज यहाँ पे अंदर पे रखा हुआ, मान लो क्यू नॉट चार्ज अंदर पे रखा हुआ, तो कुछ होगा नहीं, ये प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज पोलराइज करेगा, और ये माइनस क्यू चार्ज इस सरफेस के बाहर में क्यू नॉट ये सॉरी इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करके ये बाहर चला जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ क्या कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये स्टेटमेंट क्लियर है, गॉस लॉ से तुम्हें पता चल रहा है कि ये अगर कंडक्टर है तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज 0। अब मैं जो अभी जो एग्जांपल बताया, मान लो ऐसा है कि एक चार्ज तुमने एक्सटर्नली अंदर पे रख दिया, तो ये इनर सरफेस पे माइनस क्यू नॉट चार्ज इंड्यूस करेगा, और इसकी वजह से आउटर सरफेस पे प्लस क्यू नॉट इंड्यूस होगा। मतलब जो चार्ज तुमने यहाँ पे दिया, इनसाइड द सरफेस चार्ज देखो, ये प्लस है ये माइनस है, टोटल कितना हो गया, 0 हो गया। और चार्ज कहाँ चला गया, एक्चुअली तुमने यहाँ पे रखा था क्यू नॉट चार्ज, एक्चुअली तुमने यहाँ पे रखा था क्यू नॉट चार्ज, वो चला गया वहां पे, है ना। कैसे चला गया, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन करके चला गया, ठीक है। यहाँ पे रखने की वजह से इसने यहाँ पे इंड्यूस कर लिया और इसे ऊपर सरफेस में इंड्यूस कर दिया उस साइड पे, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर को तो तुम अगर एक्सटर्नली कोई चार्ज देते हो ना तो अंदर वो नहीं जाता, वो उसका सरफेस में ही रहता है। फिर से कंडक्टर के अंदर जो है टोटल चार्ज 0 होने की वजह से ये उसके ये भी इस प्रॉपर्टी का कंसिक्वेंसेस है, ये कि एक कंसिक्वेंसेस ये है कि अगर तुमने कोई बाहर से चार्ज दिया ना तो वो चार्ज सरफेस में ही रह जाएगा, क्लियर है। इसका मतलब अगर मैं कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं और चैप्टर 1 में मैंने सीखा हुआ है कि हमारे पास चार्ज डेंसिटी ऐसे होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये बताया था कि ये 1D के लिए होगा, ये 2D के लिए होगा, ये 3D के लिए होगा। अब अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये एक स्फीयर है रेडियस r, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ये तो 3 डायमेंशनल बॉडी हो गया, एक्स वाई जेड एक्सिस रहेगा इसका, है ना। तो क्या हम यहाँ पे इसके लिए, क्या हम कंडक्टर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, 1 डायमेंशन बॉडी तो है ही नहीं, तो 3 डायमेंशन होगा क्या, तो 3 डायमेंशन मतलब ये वाला केस, मतलब रॉ इस केस में नहीं आएगा। कंडक्टर 3 डायमेंशनल केस है, ये जो स्फीयर है ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो 3 डायमेंशनल केस है। बट हमने प्रॉपर्टी ये जाना कि जो सरफेस होगा उसके ऊपर ही सारा चार्ज रहेगा। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डेफिनेशन ऐसा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम,
तो हमें कंडक्टर में तो वॉल्यूम के बारे में बात करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर वाला चीज तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पे होगा। मतलब ये 3 डायमेंशनल बॉडी है, फिर भी इसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं है। कौन सा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। मतलब कंडक्टर के लिए हमें जो चार्ज डेंसिटी मिलेगा वो तो लीनियर नहीं मिलेगा, 3 डायमेंशन होने से भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस में रहेगा। ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर के लिए तुम्हारे पास ये वाला फिजिकल क्वांटिटी आएगा ही नहीं। क्या आएगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया तुम्हें शायद। क्या बताया इसमें? पहले बताया कि नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। कैसे देखना है? तुमने एक आर्बिट्ररी एक कंडक्टर ले लिया, उसके अंदर में तुमने एक गॉसियन सरफेस लेके गॉस लॉ अप्लाई कर दिया। पहले से तुम्हें पता था कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, है ना? तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो उसको तुमने 0 लिख दिया, तो कॉरस्पॉन्डिंग चार्ज जो हो गया 0 हो गया। अब जब अंदर चार्ज 0 हो गया, तुम्हें यह पता चल रहा है कि कोई भी चार्ज अगर तुम अंदर डालोगे वो अंदर नहीं रहने वाला। चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। वो तो अचानक डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, वो गया कहाँ? तो वो गया सरफेस में। फिर उससे क्या पता चला कि जो भी चार्ज दूंगा मैं, बॉडी का डायमेंशन अगर 3 डायमेंशन होता भी है तो ये सरफेस में ही स्टे करेगा चार्ज, तो इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा कंडक्टर के केस में, 3 डायमेंशनल बॉडी होने के बाद भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है inside the conductor electric potential is constant। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, ये तो चैप्टर 2 का टॉपिक ही था, है ना? बहुत देर बाद मिला। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0। तो देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास अगर ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर मान लो, ये रेडियस r है, तो इसका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0 है। तो क्या v भी 0 होगा? अब तुम कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सर, तो v कांस्टेंट कहां से होगा? v तो 0 ही होगा, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से v भी, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इनसाइड द कंडक्टर v कितना होगा? 0 होगा। बट मैंने तो लिख दिया कांस्टेंट, तो फिर गलत लिखा ना, इनको 0 लिखते हैं। तो देखो तुम्हारे पास जो रिलेशन है E और B का, E इक्वल टू dV बाई डी आर, याद है? मैंने जो लिखा इसलिए माइनस साइन नहीं दिया। तो तुम कह रहे हो कि इनसाइड ये रिलेशन, इस रिलेशन को अगर मैं इनसाइड द कंडक्टर अप्लाई करूं, इनसाइड द कंडक्टर में अगर अप्लाई करूं, तो तुम कह रहे हो कि dV बाई डी आर इनसाइड द कंडक्टर मैग्नीट्यूड कितना है? 0, है ना? अब तुम सिंपल बताओ, ddt ऑफ 5 आंसर कितना है? ddt ऑफ 5 आंसर कितना है? 0 है ना? किस लिए? क्योंकि 5 जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ddx ऑफ 10 कितना है? 0 है। किस लिए? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। तो ddr ऑफ समथिंग इज 0, दैट मींस व्हाट? दैट समथिंग मस्ट बी कांस्टेंट। क्लियर है? ठीक है ना? तो देखो इससे, इस रिलेशन से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सो व्हाट, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब इसका, इस चीज का थोड़ा और फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है। ठीक है, चलो तो इसी प्रॉपर्टी में रह के इसको भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। देखो हर प्रॉपर्टी जो है, सारे प्रॉपर्टीज का मैं थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल से बता रहा हूँ तुम्हें। पिछले वाले में जैसे देखा कि लास्ट प्रॉपर्टी में ये था कि सरफेस में सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा कंडक्टर के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा नहीं। अब देखो समझो कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर में टोटल चार्ज Q है, इसका रेडियस R है। ठीक है, टोटल चार्ज यहाँ पे मैंने कहा Q, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात नहीं कर रहा अभी, कह रहा हूँ कि टोटल इस कंडक्टर में जो चार्ज है आउटर सरफेस में Q है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जो ड्रॉप वाला प्रॉब्लम भी मैंने करवाया था ना, इतना रेडियस है तो इतना ही होगा इसका पोटेंशियल, इसके रेस्पेक्ट में ही होगा। ठीक है, अब अगर मुझे कोई पूछे
ये आर जो है ना, आर है 2 सेंटीमीटर, मुझे ये पूछे कि भाई यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने जो कि मान लो 0.7 सेंटीमीटर में है, ठीक है, तो 0.7 सेंटीमीटर में है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पॉइंट लिया मैंने जो कि 0.7 सेंटीमीटर में है, तो इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल कितना होगा? अगर रेडियस इतना है, देखो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो है इतना वैल्यू, अगर 2 है यहाँ पे सेंटीमीटर तो 2 इंटू 10⁻⁻2 तुम लिख पाओगे, चार्ज का वैल्यू दिया नहीं तो क्यों रहने दो। अब कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इतना डिस्टेंस के लिए मुझे पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज के लिए तो कितना होगा। तो बात को अब समझो कि तुम्हें पता है कि पोटेंशियल का जो वैल्यू है इस चार्ज के लिए, प्लस चार्ज के लिए, इस पॉइंट पे जो भी है, इस पॉइंट पे भी सेम ही है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सारा जगह पे सेम ही है। कोई सा भी पॉइंट ले लो कंडक्टर के केस में, कोई सा भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट में भी यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस के लिए जितना पोटेंशियल होगा, सारा डिस्टेंसेस के लिए उतना ही पोटेंशियल होगा, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये कंडक्टर का केस है, ठीक है, ये कंडक्टर नहीं होता तो कुछ और होता, तब तो अकॉर्डिंगली डिस्टेंस हम जाते। क्लियर है? कंडक्टर है इसलिए प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, इनसाइड। तो हमने कैसे निकाला, हमें पता है कि चार्ज यहाँ पे अगर इसके सरफेस में चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज इसके सरफेस में क्यू है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंटर में पोटेंशियल हो रहा है वो है इतना, तो यहाँ पे जो होगा वो भी इतना ही होगा, यहाँ पे अगर होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा वो भी इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू जो भी होगा वो हर एक पॉइंट पे इनसाइड, हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ये प्रॉपर्टी है। तो ये इसका कंसीक्वेंस था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा, या फिर ऐसा कोई पॉइंट बता देगा, कहेगा इस पॉइंट पे कितना है, ठीक है। तो तुम्हें अगर कंडक्टर मेंशन कर रहा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हर पॉइंट पे इनसाइड द कंडक्टर, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, सेंटर के लिए जो होगा, ठीक है, वही वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड on the surface of the conductor is constant and is given by E equal to sigma by epsilon naught। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर जो है उसका वैल्यू है कांस्टेंट होगा, वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो ये कांस्टेंट, इसको याद रखना है, पहली बात तो इसको याद रखना। वो सिंपल मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ, मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है हैविंग रेडियस r, तो स्फेरिकल है, मैं रॉ नहीं लिखने वाला, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही होगा। टोटल चार्ज मान लो q है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू होगा, मैंने बता दिया, रो क्यू होगा वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अब मान लो मैंने बाहर एक पॉइंट लिया P, ठीक है, और ये जो P पॉइंट है इसका कॉरस्पॉन्डिंग गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया, और ये R, ये ठीक से तुम बना लेना, इसका रेडियस है R, ठीक है, इस गॉसियन जो स्फीयर हुआ उसका रेडियस R है। देखो तो इसमें अगर मैं गॉस लो आउटर सरफेस में, मतलब आउटसाइड द कंडक्टर जो है, चार्ज तो सरफेस में है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। देखो चार्ज तो यहाँ पे है, अंदर तो चार्ज है नहीं ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइसोफोर्स तो ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, है ना, ऐसे निकलेगा, तो फ्लक्स तो इस सरफेस से जाएगा, है ना, अंदर वाली कोई सरफेस में तो फ्लक्स नहीं जाएगा। वैसे मैंने गॉसियन सरफेस जो है वो बाहर ही लिया हुआ है, ऐसे फ्लक्स जाएगा। ये क्या है मेरा, ये गॉसियन सरफेस है, ये क्या है, ये एक्चुअल कंडक्टर है जिसके सरफेस में क्यू चार्ज है, जिसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, जिसका रेडियस r है। अगर इस सिस्टम के लिए मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहूं वो तो Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। टोटल फ्लक्स को कैसे लिखते हैं हम, E डॉट ds करके, Q एनक्लोज्ड, Q का वैल्यू कितना Q है, तो देखो इसका एरिया मतलब सिग्मा इक्वल टू Q बाई A होगा, ठीक है। Q एनक्लोज्ड मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना Q है, तो इसके अंदर तो Q ही है,
मैंने क्यों लिखा है टोटल चार्ज, है ना। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इंप्लाइज क्यू कितना है, सिग्मा इनटू है, सिग्मा ए कितना है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे ये लिख सकता हूं मैं सिग्मा, ये है टोटल फ्लक्स, इसको मैंने ऐसे लिखा, और क्यू एनक्लोज की जगह पे लिखूंगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। देख लो अब, देखो ई डॉट डी एस, डॉट डी एस का मतलब तुम समझते हो, मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट्री डी एस एलिमेंट तुमने लिया, यहाँ से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और डी एस भी नॉर्मल ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल होता है। गॉस लॉ में बहुत बार ये सब चीज मैं कर चुका हूँ, है ना। और सारा डिस्टेंस आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो कांस्टेंट होगा, इतना तुम्हें समझ में आता है। तो ई बाहर निकल जाएगा, जो ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस कॉस 0 डिग्री होगा। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं करवा चुका हूँ, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एस होगा, ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है, क्लोज इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये जो डी एस है इसका टोटल कितना होगा एरिया, तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस आर है ना, इसका रेडियस आर है ना। तो यहाँ पे डीएस की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये बहुत नीचे हो गया, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ करता हूँ, इस चीज को रफ नहीं करना चाहता मैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन। तुम्हें दिखाई दे रहा है 4 पाई कट जाएगा, है ना। तो E क्या होगा, E होगा तुम्हारे पास सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बट मेरा प्रॉपर्टी क्या था, मेरा प्रॉपर्टी ये था यहाँ पे कंडक्टर का कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अगर ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे, ऑन द सरफेस नहीं है। अगर ऑन द सरफेस होता, अगर ऑन द सरफेस होता तो ये वाला पॉइंट मैं कहाँ पे लेता, यहाँ पे लेता। अगर ऑन द सरफेस की बात कर रहा हूँ तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, इस कंडीशन में स्मॉल आर की जगह पर तुम क्या पुट करने वाले हो, ऑन द सरफेस के लिए कैपिटल आर, तो ये दोनों कट जाएगा, कटेगा तो आंसर तुम भी निकलेगा, है ना, क्लियर है। अगर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इसको रख कर दूं, on the surface of the on the surface of the conductor R should be equal to capital R। तो मान लो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं ऐसे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव क्या है, इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे क्या लिखना है मुझे, कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिखा ऑन द सरफेस, क्योंकि प्रॉपर्टी जो था वो तो ऑन द सरफेस के लिए था ना, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, डायरेक्ट ऑन द सरफेस में नहीं निकाला, पहले पॉइंट आउटसाइड ले लिया, फिर एक स्पेशल केस ले लिया जो कि मेरा प्रॉपर्टी के साथ फुलफिल कर रहा है, और इसमें कट जाएगा, फिर तो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ये मैंने बताया था पहले, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं, अगर तुम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो ना ये वाला प्रॉपर्टी के लिए, तो उसने मेरी तरह एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं दिया। पहली बार उसने क्या किया, उसने, ये क्लियर है, आई होप ये क्लियर है, मैथमेटिक्स था सिंपल, उसने एक आर्बिट्ररी ऐसा कोई ज्योमेट्रिकल फिगर लिया हुआ है, ठीक है। फिर वहां पे देखना कि ऐसे कुछ फिगर वो ड्रॉ किया, ऐसे कुछ सिलिंड्रिकल छोटा सा एक एलिमेंट्री लिया एरिया, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वो कह रहा है, ठीक है। तो उसने ये कहा कि देखो अगर ये वाला सरफेस एरिया जो है कंडक्टर के अंदर है, इनसाइड है, और ये वाला सरफेस एरिया जो है ये आउटसाइड है, तो कह रहा है कि पार्टली इनसाइड है और पार्टली आउटसाइड है। तुम अगर एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो अभी तो तुम्हें मिल जाएगा ऐसा सेंटेंसेस, ठीक है। तो कह रहा है कि ये इनसाइड है, देखो इनसाइड वाले के लिए तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जो भी होगा इस साइड से जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं गॉस लॉ ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ,
ई डॉट डी एस, इस सिर्फ इसके लिए कह रहा हूं, सिर्फ इसके लिए डी फाई की बात कर रहा हूं, ई डॉट डी एस ऐसे कह रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसके पास हो रहा है ई डी एस, है ना। तो वो कह रहा है कि जो इसने एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पील बॉक्स बनाया है ना, वो कह रहा है कि सिर्फ मैं ऑथर ने सिर्फ इसके लिए किया हुआ है, उसने आर्बिट्ररी बॉडी ले लिया ना, तो पूरा तो ऐसे इंटीग्रेट कर नहीं सकता। तो इसके लिए कह रहा है कि छोटा सा जो फ्लक्स होगा डी फाई वो होगा ई डी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। क्यू एनक्लोज्ड को मैं कैसे लिखूंगा, क्यू एनक्लोज्ड को मैं कैसे लिखूंगा, मैं तो सिग्मा लिखूंगा पहले, सिग्मा इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड मतलब क्यू बाई ए। बट देखो यहाँ पे जो भी चार्ज इतना होगा उसको मैं क्यू एनक्लोज्ड लिख रहा हूँ। सिग्मा इन जनरल, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये जनरल मैंने लिखा। इस केस में सिग्मा क्या हो रहा है, इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, तो मान लो वो क्यू एनक्लोज्ड है, डिवाइड बाई एरिया कितना है, सिर्फ डीएस एरिया है इतना, थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से वो लिख रहा है कि क्यू एनक्लोज्ड हो रहा है सिग्मा इंटू डीएस, ठीक है। तो क्यू एनक्लोज्ड की जगह पे वो क्या लिख रहा है, सिग्मा इंटू डीएस। क्लियर है। तो इसको रब कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ई डी एस हो गया, और क्यू के जगह पे तुम लिख रहे हो सिग्मा इंटू डी एस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो डी एस कट गया ना, तो ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पकड़ा हुआ है ऑथर ने एनसीईआरटी में, तो तुम ऐसे कर सकते हो, मैंने ऐसे करवाया, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करवाने से ये होगा कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें ऐसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालो कंडक्टर के वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसका यूनिफॉर्म है सिग्मा है, तो आउटसाइड द कंडक्टर निकालो, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया ना आउटसाइड द कंडक्टर के लिए, ठीक है। और अगर तुम इस प्रॉपर्टी को वहीं से पढ़ना चाहते हो तो ऐसे किया ऑथर ने, मैंने बता दिया कैसे किया, कि उन्होंने आर्बिट्ररी शेप का एक कंडक्टर लिया हुआ है, और उस कंडक्टर का एक छोटा सा एरिया लिया हुआ है डीएस, उसमें उसने उस एरिया की कोरस्पॉन्डिंग एक गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। मैंने ऐसे बना के दिखाया, सिलिंड्रिकल शेप पिल बॉक्स बनाया हुआ है, उस एरिया को डीएस पकड़ा उन्होंने, है ना। उन्होंने बताया कि ये पार्शियली इनसाइड द कंडक्टर है, पार्शियली आउटसाइड द कंडक्टर है, ऐसे बताया। इसका कोरस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही नहीं, फिर बस इस पार्ट के लिए होगा। तो इस पार्ट के लिए ई डॉट डी एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो फिर ई डी एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा इस सरफेस के लिए छोटा सा फ्लक्स। फिर कह रहा है कि गॉस लॉ कह रहा है कि ये जो होगा ये तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना भी चार्ज है, पूरा शेप तो आर्बिट्ररी शेप का था, बहुत सारा चार्ज है, यहाँ पे जितना चार्ज है उस चार्ज का, तो उस चार्ज को लिखना है मुझे। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो सिग्मा है उसका डेफिनेशन है क्यू बाई ए, तो ये सिग्मा तो यूनिफॉर्म है, इसके लिए इस एरिया में जितना चार्ज है, मान लो मैंने क्यू एनक्लोज लिखा, डिवाइड बाय जितना एरिया है वो तो डीएस है ना। तो इस हिसाब से मेरे पास जो क्यू एनक्लोज होगा सिर्फ इस एलिमेंट्री सरफेस के लिए, ठीक है, यूनिफॉर्म है ना, दिस बाई दिस जितना होगा इतना बाई इतना भी उतना ही होगा, ठीक है। वैसे ही समझ में आ रहा है, बड़ा चार्ज तो बहुत बड़ा एरिया, छोटा चार्ज बहुत छोटा एरिया, रेशियो तो सेम ही होगा, यूनिफॉर्म है इसलिए। तो ई क्यू एनक्लोज होगा सिग्मा डीएस, फिर तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, क्यू एनक्लोज की जगह पे सिग्मा डीएस लिख दिया, डीएस कट गया, ठीक है। फिर से मैंने एक बार बता दिया अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसलिए। क्लियर है, आई होप कि तुम समझ चुके हो। बट ऐसे करोगे तो ऐसे तुम्हें ये भी आ जाएगा, एट द सेम टाइम एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन हो गया कि आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैसे निकालोगे, गॉस लॉ अप्लाई करके। चलो मैंने एनसीईआरटी का भी बता दिया। और एक प्रॉपर्टी है, 6 प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है मुझे, लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक अगर कंडक्टर हो तुम्हारे पास, ऐसे आर्बिट्ररी शेप का, और इसके अंदर तुमने कैविटी क्रिएट किया हुआ है, ये कैविटी है, खाली है। तो अगर कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है ना, तो इस कंडक्टर का शेप साइज जैसा भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज, और जो भी चार्ज होगा ना वो तो यहाँ पे होगा, चार्ज जो भी होगा वो यहाँ पे होगा, या फिर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अप्लाई करोगे भी, अगर अप्लाई करोगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अप्लाई करोगे तो लाइंस ऑफ फोर्स तो अपना प्रॉपर्टी मेंटेन कर जाएगा, ये 90 डिग्री होगा, बट अंदर तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0,
समझ रहे हो ना? तो कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्सटर्नली तुम अप्लाई कर रहे हो तो वो परपेंडिकुलर रहेगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जाएगा, जैसे भी जाएगा जहां से भी जाएगा परपेंडिकुलर होते हुए जाएगा लाइन से, बट अंदर नहीं घुसेगा। और एक बात बताया मैंने, जो भी चार्ज होगा वो सरफेस में होगा, अंदर तो नहीं रहेगा। मतलब अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तुम बाहर से बहुत सारा चार्ज दे रहे हो, या फिर इसका शेप और साइज जैसा भी हो, इस कैविटी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है भाई। इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, इस कैविटी के अंदर चार्ज भी जीरो ही है। तो ऐसे होने से मतलब फायदा क्या होता है? देखो, ऐसे होने से अगर मेरे पास कोई ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास अगर ऐसा कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, अब तुम कहोगे वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो मैं कहूंगा कि वो इंस्ट्रूमेंट तुम हो। देखो, यही एग्जांपल दूंगा। अगर कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, अगर मैं जो इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रखे तो वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, ठीक है? तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रख सकता हूँ। माइंड इट, मैंने कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट तुम हो। ये एक एग्जाम्पल मैं साइड कर दूंगा। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास कैविटी है तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चार्ज भी जीरो है, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट हो मेरे पास जो कि सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से खराब हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। यहाँ पे ये सेव है क्योंकि इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, चार्ज भी जीरो है ना? तो इस प्रोसेस में इस चीज को, जो सेंसिटिव डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको सेव कर रहा है ना, काइंड ऑफ इसको शील्ड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो एक एग्जांपल ऐसा है कि अगर कार है तुम्हारे पास जो कि मेटेलिक बॉडी होता है, तो कार अगर तुम्हारे पास मेटल है और अगर लाइटनिंग थंडरिंग हो रहा है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हो वो तुम हो। तुम्हें मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कार से बाहर मत निकलो उस सिचुएशन में, क्योंकि अंदर जो है मेटल के अंदर हो तुम, कैविटी के अंदर हो तुम, कैविटी के अंदर हो, इस कैविटी के अंदर तुम सेफ हो। जो भी मतलब बिजली की वजह से जो भी चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे वो ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होगा, मतलब सरफेस ऑफ द कार होगा, तुम्हारे ऊपर कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो किसी का ऐसा मत सुनना कि अगर लाइटनिंग थंडरिंग हो रहा है तुम वहां से बाहर निकल जाओ। तुम कार के अंदर हो अगर, तो कार के अंदर ही रहो, ठीक है? तो इस हिसाब से कार के अंदर तुम हो ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट तुम हो गए, है ना? तो चलो, ये क्या प्रोसेस हो गया? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया। तो कंडक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है आज, बहुत सारा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है, 6 प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। 6 प्रॉपर्टीज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी ये है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। एक प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि जो कंडक्टर है ना, उसके सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है? नहीं रहेगा तो क्या होगा वो मैंने डिस्कस कर दिया। फिर मैंने ये बताया कि इनसाइड द कंडक्टर जो है टोटल चार्ज जीरो होगा, ठीक है? फिर मैंने ये बताया कि इनसाइड द कंडक्टर जो है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से dv बाई डी तो v कांस्टेंट होगा। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया कि कंडक्टर जो है ना, उसका सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक? फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बताया और कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये प्रोसेस है, तुम्हारे पास अगर कंडक्टर है और उस कंडक्टर के अंदर तुम अगर कोई कैविटी बना के रखते हो, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, चार्ज भी जीरो होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ना होने की वजह से यहाँ पे कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट तुम रख सकते हो जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब नहीं होने वाला। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया, अगर लाइटनिंग थंडरिंग हो रहा है और तुम कार ड्राइव कर रहे हो, तुम कार से बाहर मत निकलो, क्योंकि कार जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शील्ड की तरह काम करेगा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा। जो भी चार्जेस होगा वो सरफेस में होगा, वो मेटल सरफेस में होगा, तुम्हारे अंदर नहीं जाएगा, तो तुम सेफ हो, बाहर मत जाओ, ठीक है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्टर। 6 प्रॉपर्टीज था मैंने डिस्कस किया हुआ है, कंडक्टर के डेफिनेशन बताया, इंसुलेटर के बारे में थोड़ा ही बताया। इंसुलेटर हमें इतना पढ़ना है नहीं यहाँ पे कुछ ज़्यादा, बट हम यहाँ पे मैं डाइलेक्ट्रिक का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक्स, तो डाइलेक्ट्रिक्स काइंड ऑफ मटेरियल होता है। देखो, डाइलेक्ट्रिक्स जो होता है ना, वो बेसिकली नॉन कंडक्टिंग ही होता है। डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग ही होता है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या कंडक्ट कर नहीं सकता? तो इसके बारे में जानने के लिए ना, पहले मैं चैप्टर 1 में चला जाऊंगा और वहां पे हमारे पास एक टॉपिक था कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है?
तो डायलेक्ट्रिक शुरू करने से पहले जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल था जो मैंने छोड़ा हुआ है चैप्टर 1 पे, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर डायलेक्ट्रिक्स में आएंगे। डायलेक्ट्रिक्स एक काइंड ऑफ मटेरियल होता है, बेसिकली वो नॉन कंडक्टिंग होता है क्योंकि बहुत कम चार्ज होता है उसमें मूव करने के लिए, तो मूव करेगा नहीं चार्ज तो कंडक्ट कर नहीं सकता। ठीक है, तो पहले हम फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझे। डायपोल मेरे पास ऐसा सिस्टम था, एक प्लस क्यू चार्ज हो तो एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोलरिटी बात करें ना, इसका पॉजिटिव पोलरिटी है, इसका नेगेटिव पोलरिटी है। तो देखो मैं सिर्फ अब दो ही चार्ज को लेके बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे सिस्टम है कि कोई भी मटेरियल है जिसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड हो, ठीक है, दिस टू आर सेपरेटेड, दैट मीन्स दिस टू आर शोइंग पोल, तो उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम या मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। बट देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स where it has been seen that the center of positive charge and the negative charge is coinciding with each other. अब देखो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर कोइंसाइड कर रहा है एक के साथ एक, ठीक है, तो कोइंसाइड कर रहा है तो इसमें कोई सेपरेशन होगा नहीं, बस ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है ना, ये न्यूट्रल हो गया तो इसमें कोई पोलरिटी दिखाई दे रहा है, इसमें कोई पोलरिटी दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें देखो पॉजिटिव पोलरिटी नेगेटिव पोलरिटी ये सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड होने की वजह से कोई भी चार्ज, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तुम, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात, Q इक्वल टू एनी वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे एक प्लस ही है, यहाँ पे एक माइनस ही है, तो प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, ऐसा इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इस केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसमें जो पोलरिटी है वो तो शो ही नहीं कर रहा है, वो तो न्यूट्रल हो गया क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, showing no electric field, showing no electric field। ठीक है, तो क्या ये पोलर है, क्या ये पोलरिटी शो कर रहा है? नहीं, ये न्यूट्रल हो गया, ये पोलरिटी शो नहीं कर रहा, तो इसका नाम क्या है, नॉन पोलर। तो तुम्हारे पास टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, एक है पोलर मॉलिक्यूल और एक है नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल क्या है, पोलर मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज is separated by a certain distance, they are not coinciding with each other। अगर separated है तो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर separated नहीं है, coinciding है, तो न्यूट्रल हो जाएगा और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। न्यूट्रल हो जाएगा मतलब कोई पोलरिटी शो ही नहीं कर रहा, तो नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया तुम्हारे पास पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब तुम समझो बात, अगर मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, तो तुम्हारे पास सिचुएशन है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे बताया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूँ कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, तो मैंने एक्सटर्नल फील्ड ऐसे अप्लाई कर दिया, ऐसे। ये एक मॉलिक्यूल था जो नॉन पोलर था। अब क्या होगा, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर चला जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज इसके अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्टेड होगा, है ना। क्लियर है। पहले सिचुएशन क्या था, नॉन पोलर के लिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज कोइंसाइडिंग विद ईच अदर। अब जब तुमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तब क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे जा रहा है ना लाइन ऑफ फोर्स, तो पॉजिटिव चार्ज से निकला, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हुए इसको ये धक्का देगा, तो ये हट जाएगा और ये वाला चीज को अट्रैक्ट करेगा। अब देखो इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया। अब ये उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से उल्टा एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अब ये पोलरिटी भी दिखा रहा है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से पोलर मॉलिक्यूल तो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इतना जो कहानी है ना, इतना कहानी तुम्हें चैप्टर 1 में मिलेगा, सिर्फ चैप्टर 1 में मिलेगा। बट चैप्टर 2 में मैं डायलेक्ट्रिक्स करना चाहता हूँ, तो चैप्टर 2 में इसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ूंगा। मतलब ये है
कि यहाँ पे देखो मैंने एक ही मतलब सिस्टम लिया, एक मतलब वन, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में बात करूं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दिया। एक्चुअल सिचुएशन में तो हमको पूरा मॉलिक्यूल मतलब मान लो एक मटेरियल के हिसाब से देखना है, मटेरियल एक मटेरियल के हिसाब से देखना है। अगर मैं कहूँ कि ये कंडक्टर है, अगर मैं कहूँ कि ये वाला चीज जो है कंडक्टर है, तो इसको स्टडी करना है ना हमें, इसके अंदर से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम बेसिक बताया उसने चैप्टर 1 में ऑथर ने, उसने सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल में। अब तुम पढ़ सकते हो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तुम पढ़ो, तुम्हें मिल जाएगा कि वो कह रहा है कि there are certain molecules where the center of positive charge and negative charge is not coinciding with each other and they are having a electric field, they are itself they are having an electric field, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम पोलर बोलेंगे क्योंकि पोलरिटी वो शो कर रहा है। बट देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स वेयर द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर शोइंग नो पोल, तो इसको नॉन पोलर कहेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। बट माइंड इट, इस जगह पे मतलब चैप्टर 1 पे फिजिकल सिग्निफिकेंस में वो मॉलिक्यूल मतलब सॉरी मटेरियल के बारे में बात नहीं कर रहा। अब अगर मैं कहूं कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, बहुत सारा। अगर मैं मटेरियल की बात करूं, ये अगर मटेरियल है तो बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होगा, इस ये दो टाइप के होगा, एक होगा पोलर और एक होगा नॉन पोलर। बट चैप्टर 1 में हमें सिर्फ एक और एक चार्ज को लेके ही डिस्कस किया हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस में। यहाँ पे हम मटेरियल को जब कंसीडर करेंगे तो इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा उसके ऊपर होगा कि पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर मैं देखो यहाँ पे जैसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया, इस केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, बट इसमें खुद से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इसमें नहीं था, बट एक्सटर्नल अप्लाई करने के बाद ये पोलरिटी शो कर रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ठीक है। इतना कहानी खत्म हुआ। मैं कह रहा हूँ जब मैं चैप्टर 2 में डायलेक्ट्रिक पढ़ाऊंगा तो पहले मैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा कि अगर मेरे पास पोलर एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि पोलर है और एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि नॉन पोलर है, तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या पोलर जो मैंने मटेरियल लिया जिसमें बहुत सारा पोलर मॉलिक्यूल्स है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया हुआ हूँ जिसमें बहुत सारा पोलर मॉलिक्यूल्स है, एक नहीं, एक के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है तो क्या विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम आगे जाके देखेंगे कि विदाउट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। किसके लिए? अगर तुम डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो उसमें पोलर मॉलिक्यूल हो तो सिर्फ एक अगर पोलर ऐसा सिस्टम लो पॉजिटिव और नेगेटिव का, तब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बहुत सारा लेने से क्यों नहीं होता वो मैं डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे अगर एक तुम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तो सारा ही जितना भी होगा सारा ही ऐसे ही होगा विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल कर रहा है ना। मतलब अब बात को क्लियर समझो। चैप्टर 1 में जो था इसमें यह बताया कि एक अगर पॉजिटिव और एक अगर नेगेटिव चार्ज दे रहे हो जिसको तुम पोलर नाम दे रहे हो तो सेपरेटेड है और उसमें खुद से पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर इसी सिस्टम को पूरा मटेरियल के हिसाब से देखूँ तो बहुत सारा ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स होगा अंदर और उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। वो क्यों होगा वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी करूँगा तो बहुत बड़ा एक एक्सप्रेशन आने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं बस बेस बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर तुम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हो, बस इसको रख रहे हो, ऐसे रख रहे हो, यहाँ पे भी तुमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया। कब? जब तुमने पूरा मटेरियल को ले दिया तब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, कह रहा हूँ कि जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है वो तो डिस्कस करूंगा। और यहाँ पे भी जब तुमने एक्सटर्नल मान लो फील्ड नहीं अप्लाई किया हुआ है, बस तुम्हारे पास मटेरियल है, तो मटेरियल में बहुत सारे मॉलिक्यूल में ऐसे होगा कंपोजिशन, इसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, कोइंसाइड करेगा। तो कोइंसाइड कर रहा था इसका भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। ये अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इसका भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा, है ना। तो अब मैं एक्चुअली क्या कह रहा था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मैंने ये कहा कि अगर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम नॉन पोलर और पोलर
ये दोनों मॉलिक्यूल्स अगर तुम्हारे मटेरियल में है और विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने अप्लाई किया नहीं है ना, तो मटेरियल के लिए भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और मटेरियल के लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर रहता है उस मटेरियल में तो टोटल इलेक्ट्रिक तो जीरो होगा ही, क्योंकि इसमें तो सारा ऐसे ही सिस्टम होगा, जितना भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो तो ऐसे ही होगा सारा सिस्टम। बट पोलर भी होगा ना तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये क्यों जीरो होगा ये डिस्कस करने वाला हूँ। इसका तो समझ में आ रहा है, क्योंकि जितना भी तुम मटेरियल ले लोगे सारा ऐसे ही रहेगा, सारा जितना भी लोगे एक लोगे मतलब ऐसा सिस्टम एक ही लिया था, वो चैप्टर 1 में बताया है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तब दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। फिर से चैप्टर 1 में एक जब कह रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऐसा है जिसको मैं पोलर कहूंगा, वहां पर दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है एक के लिए, एक सिस्टम के लिए। बट मैंने कहा कि जब तुम पूरा मटेरियल ले लोगे बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे में, और बहुत लंबा चलेगा ये टॉपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। वहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेशन भी डिराइव करने वाले हैं। फिर जब कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में पढ़ लूंगा ना, तब हमें पता चलेगा कि इस चैप्टर का नाम एंड कैपेसिटेंस क्यों दिया हुआ है, क्या रिलेशन था, मतलब पोटेंशियल से अचानक हम कैसे कैपेसिटेंस में घुस गए, क्यों मिडिल में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है कि कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, और या फिर डाइलेक्ट्रिक नेक्स्ट टॉपिक है, इन दोनों के साथ कैपेसिटर का क्या रिलेशन है, कैपेसिटेंस नाम क्यों दिया गया है चैप्टर पे। तो चलो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।